मेरे प्रिय साथियों, अंक ज्योतिष के इस अंक में आज हम मूलांक 7 के विषय में आपसे बात करेंगे और अपने अनुभवों को भी आपसे साझा करेंगे। तो मित्रों, मूलांक का मतलब किसी भी महीने की जन्म तारीख या उसके योग को मूलांक कहते हैं। जैसे किसी महीने में अगर आपकी जन्म तारीख 7 है तो आपका मूलांक 7 होगा। अगर किसी महीने में आपकी जन्म तारीख 16 है तो भी आपका मूलांक 7 होगा, क्योंकि 1 और 6 को आपस में जोड़ लिया जाएगा। तो मूलांक 7 में किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को और 25 तारीख को जन्मे जातक का मूलांक 7 होगा। किसी भी महीने की जन्म तारीख, महीना और वर्ष के योग को भाग्यांक के रूप में जाना जाता है। जैसे अगर आपकी जन्म तारीख 7 हो, महीना जनवरी हो मतलब 1, साल 2001 हो, तो 7 1 8 2 10 1 11 11 का योग 2, आपका भाग्यांक 2 होगा। मित्रों, एक संयुक्तांक होता है। जैसे आपका कुल योग यहां 11 आया तो 11 का योग बन के भाग्यांक आपका 2 हो गया, लेकिन संयुक्तांक यहां आपका 11 होगा। तो मित्रों, भविष्य में झांकने की तमाम विधाओं में से एक अंक ज्योतिष में मूलांक, भाग्यांक, संयुक्तांक का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इसमें भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका मूलांक होता है। पहले की वीडियोज में हमने बहुत बार बताया है कि आपका मूलांक आपका हमेशा पीछा करता रहता है और आपके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं और सकारात्मक घटनाएं जीवन के इन्हीं वर्षों के योगफल में होती हैं, जो आपका मूलांक होता है। भाग्यांक का भी सहयोग अक्सर मिलता रहता है, तो उसका भी महत्वपूर्ण रोल आपके जीवन में होता है। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे मूलांक 7 का। मूलांक 7 के प्रतिनिधि ग्रह के रूप में केतु को माना जाता है। सौर मंडल में 9 ग्रहों में से एक केतु सामान्य रूप से छाया बिंदु के रूप में राहु और केतु हमारे सौर मंडल में मौजूद हैं। छाया ग्रह की संज्ञा इन्हें इसलिए दी जाती है क्योंकि इनका कोई वास्तविक अस्तित्व सौर मंडल में देखा नहीं जाता है। एक मूल रूप से ग्रहों का जो परिभ्रमण चक्र है, उनके कटाव बिंदु के रूप में इनको माना जाता है। एक दूसरे के हमेशा विपरीत और वक्र गति में हमेशा रहते हैं। मित्रों, इस अंक के प्रतिनिधि ग्रह केतु के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। उसके पहले
मूलांक 7 के लोगों के मूल स्वभाव के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। मित्रों, मूलांक 7 के लोग स्वतंत्र विचार के होते हैं। इनमें मौलिकता होती है। ये दूसरों का सहयोग करने वाले होते हैं। ये नायक होते हैं। ये विश्व निर्माता होते हैं। समाज के निर्माण में इनका योगदान होता है। ये भावनात्मक व्यक्ति होते हैं, क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान अमृत पीने के बाद जब श्री हरि विष्णु के चक्र से उस राक्षस दैत्य की गर्दन कटी थी, तो ऊपरी भाग राहु कहलाया। चूंकि अमृत पान हो चुका था तो शरीर नष्ट तो हो नहीं सकता था, मृत्यु हो नहीं सकती थी, तो ऊपरी भाग राहु, गले से नीचे धड़ का हिस्सा केतु हो गया। और 7 ग्रहों के बाद इनको राहु और केतु को 9 ग्रहों में स्थान मिल गया। केतु के पास दिल होता है। केतु भावनात्मक होता है। मूलांक 7 का व्यक्ति कुटिल नहीं होता। मूलांक 7 का व्यक्ति लकीर का फकीर नहीं होता। मूलांक के 7 के व्यक्ति की अपनी दुनिया होती है। होते तो ये अंतर्मुखी हैं, लेकिन इनकी अंतर्दृष्टि जागृत होती। किसी भी चीज को गहराई से अंदर जाकर देखने की प्रवृत्ति और क्षमता दोनों मूलांक 7 के व्यक्तियों के पास होती ही होती है। आप मूलांक 7 के व्यक्तियों का एनालिसिस कर लीजिए। अगर आप हो मूलांक 7 के, अपने ऊपर लगाइए, नहीं तो अपने परिवार में, समाज में। आप देखेंगे मूलांक 7 का व्यक्ति मौलिकता को पसंद करता है। बनी बनाई लकीर पर चलने की जगह अपनी अंतर्दृष्टि से जो देखता है उसी को मानता है। तो मूलांक 7 के व्यक्तियों का एक चरित्र हो गया। मूलांक 7 के कारकत्व में हम रोगों के विषय में बात कर लें। मूलांक 7 के रोगों को, मूलांक 7 के जो जातक होते हैं उनको फोड़ा, फुंसी, मानसिक अवसाद, स्प्लीन का बढ़ जाना, घाव जो ठीक ना हो, घाव जो काफी समय लेता हो, जादू टोना का प्रभाव इनके ऊपर, इनके ऊपर भूत प्रेत का प्रभाव, बाहरी शक्तियों से प्रभावित हो जाना, और ऐसे रोग जो ठीक ना होते हो, ऐसे रोग जिनकी डायग्नोसिस ना हो पाती हो, चिकित्सक ऐसे रोग जिसका कारण ना समझ पाते हो, ऐसे सारे रोग केतु से प्रभावित होते हैं, या मान के चलिए कि केतु के द्वारा ही होते हैं। अंडकोश का बढ़ जाना, शरीर में सूजन हो जाना, बीमारी का ठीक ना होना, ऐसे घाव जो भर ना रहे हों, और कुष्ठ रोग, ये सारे रोग केतु के द्वारा होते हैं, केतु के द्वारा गवर्न होते हैं। तो अगर इस तरह की समस्याएं
इस तरह के रोग आपको, आपके परिवार को, समाज में किसी को प्रभावित करते हैं तो आप मान के चलिए कि जो है यह व्यक्ति केतु से प्रभावित है, तो हमें केतु के उपायों को करना पड़ेगा। मूलांक 7 के लोग हमेशा समाज में अपना योगदान देने की कोशिश करते हैं। चूंकि राहु अगर माया है तो केतु मोक्ष है। राहु अगर समाज में फंसने वाला व्यक्ति है, राहु अगर आडंबर है, तो केतु मोक्ष और विरक्ति और एकांत है। आपने महसूस किया होगा मूलांक 7 के लोग एकांत प्रिय होते हैं। मूलांक 7 के लोग अन्वेषक होते हैं। मूलांक 7 के लोग खोजी होते हैं। मूलांक 7 के लोग जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे उस क्षेत्र में हमेशा उस विषय की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे और करते ही हैं। मूलांक 7 से प्रभावित लोगों का व्यवसाय एक धर्मोपदेशक होते हैं, चिकित्सक होते हैं, शमशान घाट में कार्य करते हैं, चमड़े का कार्य करते हैं, लकड़ी का कार्य करते हैं, हड्डी का कार्य करते हैं और मोक्ष के लिए जितनी भी जरूरी चीजें होती हैं वो मूलांक 7 के व्यक्तियों में जरूर होता है। चिकित्सक, उपदेशक, धर्मोपदेशक, समाज में कोई विशेष निर्णय लेने का कार्य, चमड़े का कार्य, हड्डी से संबंधित कार्य, शमशान घाट से संबंधित कार्य, इस तरह के सारे कार्य मूलांक 7 के लोग कहीं न कहीं करते रहते हैं और उनका जीवन इससे प्रभावित होता रहता है। मूलांक 7 के लोगों को अगर इस तरह की समस्या है तो क्या करना चाहिए? मूलांक 7 के लोगों को गणेश जी की पूजा करना चाहिए। मूलांक 7 के लोगों को केतु के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। मूलांक 7 के लोगों को सप्तधान्य, जिसको शतंजा के रूप में भी जाना जाता है, 7 तरह के अनाजों को इकट्ठा करके दान करना चाहिए और चिड़िया, पशु, पक्षी, इनके लिए उस सप्तधान्य को रखना चाहिए, तो इनके जीवन में आने वाली परेशानियों से इनको मुक्ति का रास्ता जरूर मिलेगा। मित्रों, दान योग्य वस्तुओं में सफेद और काले रंग से मिला हुआ कंबल दान में प्रमुखता से दिया जाता है केतु ग्रह की शांति के लिए। इसी के साथ चीनी, सोना, ये भी केतु के शांति के लिए दान संबंधित वस्तुएं होती। चूंकि हम मूलांक 7 के प्रतिनिधि ग्रह केतु के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, हम पूर्ण रूप से केतु के कारकत्व के बारे में और मूलांक 7 से संबंध होने के बारे में आपको बता रहे हैं। कुछ विशेष चीजें हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। हमने बीमारी के बारे में बताया,
हमने सावधानी के बारे में बताया, हमने इनके रूप रंग के बारे में बताया। इसी के साथ हमारे सांसारिक संबंधों में एक दादा नानी, विवाह, परिवार, ये सारी चीजें केतु के कारकत्व में आती हैं। मित्रों, मूलांक 7 के लोगों में आपने महसूस किया होगा इस युग के दौरान मूलांक 7 के लोगों को समाज में सामंजस्य बिठाने में सबसे ज्यादा समस्या आ रही है, चाहे वो घर हो, चाहे घर के बाहर हो। और उसका मात्र एक कारण है कि अंतर्दृष्टि, जिसको छठी इंद्रिय भी कहते हैं, मूलांक 7 के लोगों के पास एक विशेष रूप में होती है, तो एक चीजों को जल्दी समझ जाते हैं। मूलांक 7 के लोगों से आपका कोई आडंबर, आपका कोई गुप्त रहस्य या आपके मन में क्या है, इसको सबसे ज्यादा मूलांक 7 का व्यक्ति सबसे पहले जान जाएगा। तो अब जानने के बाद, चूंकि मौलिक होते हैं, स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, किसी से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, अपने रास्ते चलते रहते हैं, संघर्ष इनके जीवन में होता है, उसके बाद भी ये अपना रास्ता नहीं बदलते हैं और होते होते ये ईश्वर की तरफ मुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मूलांक 7 का प्रतिनिधि ग्रह केतु होता है। अब राहु अगर माया का कारक है, राहु अगर आसक्ति का कारक है, तो आपका केतु मोक्ष और विरक्ति का कारक है। आपके जीवन में मूलांक 7 पर अगर लग्न कुंडली में केतु का पूर्ण प्रभाव है, तो आपके जीवन में ऐसी विचित्र घटनाएं होंगी कि आप समाज से दूर होते जाएंगे, आप समाज से कटते जाएंगे, और आपके जीवन में एक समय वो जरूर आएगा जब आप अकेले होंगे, एकांत में होंगे, और आपके पास ईश्वर को छोड़ के और कुछ नहीं होगा। एक केतु के कारकत्व की पूर्ण सफलता होती है जब आप सांसारिक बंधन से, सांसारिक मोह से एकदम कटकर, एकदम विरक्त होकर अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर के चरणों में समाहित कर दें। अब आपके सामने प्रश्न होता होगा कि तमाम लोग जिनका मूलांक 7 है, थोड़ा सा इससे विपरीत जीवन जी रहे हैं। मित्रों, मूलांक 7 के लोगों पर इस अंक का पूरा प्रभाव होगा। वहीं जन्म तारीख 16 में सूर्य का और शुक्र का भी थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिलेगा। मूलांक 7 जन्म तारीख 16 के लोगों में थोड़ी सी सूर्य की तेजी, थोड़ा सा आत्मा, इसी के साथ थोड़ा सा शुक्र का भोग, या यूं मान के चल सकते हैं
कि 16 तारीख को जन्मने वाले व्यक्ति किसी ऐसे पद पर हो सकते हैं जहां नेतृत्व के साथ भोग के साधन उपलब्ध हो। ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर वही थोड़ी सी तेजी, थोड़ा सा तेज, थोड़ा सा ताप, थोड़ा सा भोग के बाद मूलांक 7 का प्रभाव जब बढ़ेगा तो इन चीजों से विरक्ति होती जाएगी। वहीं 25 के व्यक्ति में चंद्रमा की शीतलता, मन का साफ होना, बहुत ज्यादा क्रूर न होना, बहुत ज्यादा तेजी न होना, इसी के साथ बुध की बुद्धि और बालपन भी ऐसे व्यक्तियों में होती है। और फिर वही बात कि उत्तरोत्तर जब चीजें समझ में आने लगती हैं तो यह व्यक्ति 25 तारीख को जन्मे जातक सांसारिक मोह माया बंधन को काटते हुए, छोड़ते हुए इस स्वेच्छा से एकांत का चुनाव करते हैं। अकेलेपन में और एकांत में अंतर होता है। अकेलापन का मतलब है कि आप समाज को चाहते हो और समाज आपको छोड़ दे। एकांत का मतलब यह है कि समाज आपका इंतजार कर रहा है, समाज आपको चाहता है, फिर भी आपने एकांत को चुना। आपको तमाम चीजें आसानी से मिल सकती हैं, लेकिन आपने कठिन और संघर्ष का रास्ता चुना। सांसारिक मोह माया की जगह आपने ईश्वर को चुना। आपने उस शक्ति को चुना जो पूरे संसार को चलाती है। आपने मुक्ति को चुना। आपने ईश्वर से सायुज्यता की बात का चुनाव किया। आप अपनी गहन अंतर्दृष्टि से, अपने अंतर्मन से समाज के, संसार के उन रहस्यों को भी खोजने की दिशा में आप आगे बढ़े। और मैं मानता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि मूलांक 7 के व्यक्ति में एक अंतर्दृष्टि होती है और उसका आकलन सांसारिकता के साथ पारलौकिकता की भी तरफ होता है। और एक स्थिति के बाद उसको स्वयं में और दूसरे में कोई अंतर नहीं समझ जाता। मूलांक 7 का व्यक्ति ईश्वर के नजदीक रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे होता जाता है। इसी कारण मूलांक 7 के व्यक्तियों को आम समाज, आम जनमानस समझ नहीं पाता। मित्रों, संसार में सबको जीना है। मूलांक 7 का व्यक्ति भी कुछ अपनी गलतियों के कारण, अब जैसे मूलांक 7 का अगर भाग्यांक 4 हो या 9 हो तो मूलांक 7 के व्यक्ति में के जीवन में सतत संघर्ष होता है। और भौतिकता की दृष्टि से, सांसारिकता की दृष्टि से जो इनके कदम होते हैं वो नुकसानदायक होते हैं। हमने पहले भी कहा है कि ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं होती हैं कि ये समाज से कटते जाते हैं लेकिन ईश्वर की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो अगर मूलांक 7 हो, भाग्यांक 4 हो, 4 का अंक सूर्य का अंक है, या मान के चलिए कि सूर्य का नकारात्मक अंश और राहु का अंक है, तो एक तरफ विरक्ति, एक तरफ आसक्ति, एक तरफ मोह, एक तरफ मोक्ष, एक तरफ संसार की सारी सुविधाएं और एक तरफ एकदम त्याग, एक तरफ भ्रम है
तो एक तरफ यथार्थ है, राहु भ्रम का कारक है, तो केतु यथार्थ का कारक है। केतु आपको सत्य का बोध कराता है कि कौन से रिश्ते आपके सत्य हैं और कौन से रिश्ते यथार्थ से परे हैं। सारे रिश्तों को नजदीकी से देखने समझने के बाद धीरे धीरे अपनी अंतर्दृष्टि से केतु प्रभावित व्यक्ति ईश्वर की तरफ बढ़ता जाता है। मित्रों, अब हम चूंकि अंक ज्योतिष, पाश्चात्य ज्योतिष और थोड़ा से वैदिक ज्योतिष के योगदान से आपके भविष्य को जानने की कोशिश करता है। अगर आप अपने मूलांक के साथ कुंडली में जाकर लग्न, लग्नेश और केतु की स्थिति का विश्लेषण करेंगे तो आप मान के चलिए कि आप सटीकता के पूर्ण नजदीक पहुंच जाएंगे। कैसे? शास्त्रों में कहा गया है, शनिवत राहु कुजवत केतु। राहु शनि के तरह प्रभाव देता है और केतु मंगल की तरह प्रभाव देता है। इसमें होता क्या है, अगर आपका लग्न मेष है, लग्न में आपके केतु बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि वो आपको अति असीम ऊर्जा देगा और अंत में अपने कारकत्व की तरफ बढ़ा देगा। आपने मुगलों की लड़ाई में एक कहानी सुनी होगी चूड़ावत की, क्या तमाम ऐसे तथ्य आए हैं इतिहास में कि सर कट जाने के बाद भी उस योद्धा का धड़ कुछ देर तक लड़ता रहा। यहां तक कि एक दरबार की कहानी में धड़ कट जाने के, सर कट जाने के बाद उस योद्धा ने जाके अपने विपक्षी का सर काट दिया था। तो वो केतु का प्रभाव होता है। मेष लग्न में बैठा हुआ केतु ऐसा कर सकता है। वैदिक ज्योतिष में जो केतु की बात कही गई है, चूंकि इसके पास सर नहीं होता, मानिए इसके पास दिमाग नहीं होता, इसके पास केवल दिल होता है, मन होता है, तो लग्न कुंडली में यह ग्रह जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह की ताकत में 4 गुना वृद्धि कर देता है। अगर ये आपके लग्न कुंडली के सकारात्मक ग्रहों के साथ बैठ गया तो उनकी ताकत 4 गुना बढ़ा देगा। आपकी लग्न कुंडली के नकारात्मक ग्रहों के साथ बैठ गया तो उनकी नकारात्मकता को भी ये 4 गुना बढ़ा देगा। और अगर ये खराब भाव में बैठ गया तो वहां भी ये आपको नुकसान देंगे। जबकि ये माना गया है कि पाप ग्रह का त्रिखडाय भागों में बैठने का फल अच्छा मिलता है भौतिक दृष्टि से। केतु आपको ज्योतिषी बनाता है। एक तो केतु के पास स्वतः अंतर्दृष्टि होती है और कहीं लग्न कुंडली में अच्छे भाव में केतु अष्टम भाव में बैठ गया तो आपको ऐसा ज्योतिषी बनाएगा कि आपकी हर बात सत्य के करीब ही जाके ठहरेगी, सत्य ही निकलेगी, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त भाव है और केतु के पास अंतर्ज्ञान है। तो गुप्त भाव में अंतर्ज्ञान का
मालिक अगर जाके बैठ जाता है तो प्रकृति के जो रहस्य होते हैं उनको अनावृत करते हुए, उस पर्दे को हटाते हुए आपके सामने भविष्य का दृश्य एकदम सामने होता है। और अष्टम में उच्च के केतु के साथ प्रभाव होने वाला व्यक्ति रहस्यों को उजागर करता रहता है, या मानिए इनके अंदर भविष्य में देखने की पूर्ण क्षमता होती है। केतु के साथ महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने जीवन में चुनाव क्या करते हैं। अब वही मूलांक 7 के व्यक्ति के लोगों का लग्न अगर धनु हो गया, मीन हो गया, तो ये व्यक्ति धार्मिक होंगे और मोक्ष की तरफ, ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अगर लग्न वृष हो गया और वहां लग्न में केतु हो गया, तो मोक्ष की तरफ की यात्रा को थोड़ी सी बाधा के साथ बढ़ेगी, क्योंकि वो शुक्र का अंक है, शुक्र की राशि है, भोग की राशि है, ये त्याग की राशि है, उपभोग की राशि, ये त्याग का ग्रह। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो पाती। कैसे? हमने कहा मूलांक आपका 7 हो, भाग्यांक 4 हो, तो पूरे जीवन आपको संघर्ष करना पड़ेगा मानसिक रूप से, क्योंकि भाग्यांक आपको कहीं ले जा रहा है, मूलांक आपको कहीं ले जा रहा है। तो कुछ कदम इधर, कुछ कदम उधर, कुछ कदम उधर, और आपका जीवन पूरा संघर्षों में ही बिना किसी भौतिक उपलब्धि के समाप्त हो जाता है। किंतु आपके पास ईश्वरीय उपलब्धियां जरूर होती हैं। बेशक मूलांक 7 का व्यक्ति अपने लिए बहुत कुछ ना कर पावे, अपने जीवन में बहुत सी सुख सुविधाओं का वो भोग ना कर पावे या ना करे, किंतु अपने परिवार और समाज के लिए वो तमाम साधन उपलब्ध करवाने के बाद ही इस दुनिया से अपनी यात्रा को पूर्ण करता है। तो मेरा मानना है कि मूलांक 7 का व्यक्ति खुद से ज्यादा समाज के लिए जीता है। मूलांक का व्यक्ति 7 का व्यक्ति खुद के घर निर्माण से ज्यादा सामाजिक घरों के निर्माण में अपना योगदान देता है। मूलांक 7 का व्यक्ति संकुचित नहीं होता, मूलांक 7 का व्यक्ति कुटिल नहीं होता, मूलांक 7 का व्यक्ति क्षुद्र मानसिकता का नहीं होता, मूलांक 7 का व्यक्ति अकस्मात किसी का विरोधी नहीं होता। ईर्षा, जलन, चुगली ये मूलांक 7 के लोगों के कारकत्व में ही नहीं है, लेकिन समाज में इनको हमेशा गलत समझा जाता है, क्योंकि यह किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाते और किसी की बनाई हुई लकीर पर चलना पसंद नहीं करते, जब तक कि इनका अंतर ज्ञान, इनका अंतर मन उस रास्ते को सही ना बता दे, ये उस रास्ते पर नहीं चलेंगे। वो रास्ता चाहे जिस किसी ने बनाया हो, समाज में उस व्यक्ति का कितना भी प्रभाव हो, लेकिन मूलांक 7 का व्यक्ति अंधा अनुकरण करना कतई पसंद नहीं करता। इसीलिए नायक होते हैं, इसीलिए राष्ट्र निर्माता होते हैं, राष्ट्र सुधारक होते हैं, समाज सुधारक होते हैं, धर्मोपदेशक होते हैं, गहन चिकित्सक होते हैं, अन्वेषणात्मक कार्यों में ये काम करते हैं, नदी नाले के निर्माण में कार्य करते हैं। तो इस तरह की तमाम चीजें जहां से समाज जुड़ा होता है ये करते रहते हैं। तो मित्रों, मूलांक के साथ अगर आप लग्न कुंडली पर भी ध्यान देंगे
तो पूर्ण प्रभाव आपको सटीकता से कि आगे के जीवन में आपको क्या सावधानी करना चाहिए, आपका आगे का जीवन किस तरह से अपनी यात्रा को पूर्णता से पूर्ण करें। तो रोग के बारे में, दान के बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनके संबंधों के बारे में हमने आपको बताया, इनके प्रतिनिधि ग्रह के बारे में भी आपको बताया। मित्रों, ये विषय इतना बड़ा है, ज्योतिष इतना बड़ा विषय है कि एक छोटे से वीडियो में इसको समाहित करना एक असंभव कार्य है। तमाम बिंदु छूट जाते हैं। तो मैं आप लोगों से जरूर ये कहूंगा कि आपके मन में अगर कोई प्रश्न उठता हो, जैसे पैरासीटामोल बुखार की दवा है, लेकिन आपको किस तरह का बुखार है यह जाने बिना केवल पैरासीटामोल से आपका इलाज यथोचित नहीं होगा। मूलांक 7 के व्यक्तियों में भी अगर 100 व्यक्ति मूलांक 7 के हैं तो मूल रूप के साथ थोड़ा थोड़ा अंतर हर व्यक्ति में होगा। कोई व्यक्ति अगर पूर्ण विरक्त होगा तो कोई व्यक्ति समाज में रह रहा होगा, कोई व्यक्ति गृहस्थी चलाते हुए भी ईश्वर का नाम ले रहा होगा, कोई व्यक्ति जाके कंदराओं में बैठ गया होगा, कोई व्यक्ति बहुत अमीर होगा, कोई मध्यम वर्ग का होगा, कोई निम्न वर्ग का होगा। तो मूलांक 7 के कारक तो सब में मिलेंगे। इस अंतर का कारण यह है कि लग्न कुंडली में उनके ग्रहों का प्लेसमेंट अलग अलग। जैसे मेष लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो तो मंगल के गुण आ जाएंगे, यहां केतु के गुण ज्यादा प्रभावी होंगे क्योंकि कुजवत केतु कहा गया है। वहीं अगर कर्क लग्न और सिंह लग्न हो, अब कर्क लग्न में अगर केतु का प्लेसमेंट लग्न में हो जाए तो मान के चलिए कि व्यक्ति पूर्ण रूप से भावनात्मक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। केतु अगर चंद्रमा के साथ हो जाए, ग्रहण योग कहा जाता है, तो ग्रहण योग का मतलब कि चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, चंद्रमा आपके मन का प्रतीक है, चंद्रमा आपकी भावनाओं का प्रतीक है। और इस तरह के संवेगों में अगर 4 गुना वृद्धि हो जाएगी तो आदमी अति शीतल हो जाएगा, अति भावनात्मक हो जाएगा और अति सर्वत्र बजे। तो इस कारण से वहां नुकसान होगा। अगर सिंह लग्न की कुंडली है तो सूर्य सिंह लग्न का प्रतिनिधि होता है। अब लग्न में अगर केतु सूर्य के साथ बैठ जाए तो सूर्य की ताप और क्षमता में केतु 4 गुना वृद्धि कर देगा। अगर लग्न में बैठ के तो सूर्य जो कि ऊर्जा का कारक होता है, उस ऊर्जा में, उस तेज में, उस ताप में और सूर्य के कारकत्व में 4 गुना की वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह से जो एक संतुलन जीवन में होता है वो संतुलन बिगड़ जाएगा। तो मित्रों, हम इस विषय को बंद करने के पहले आपसे जरूर आग्रह करेंगे
कि अगर आपके मन में प्रश्न उठता हो तो सवाल आप चैनल पर करिए, हम उसका अच्छे से बेहतर जवाब देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके जीवन की अड़चनें कम हों और आप अगर खुद को समझ जाते हैं तो हमें लगता है कि आपका जीवन की यात्रा बेहतर गुजरेगी। अगर आपको लक्ष्य पता हो, अगर आपको रास्ते पता हो, आपके पास साधन मौजूद हो, तो आपको लक्ष्य प्राप्त करने में कहीं से कोई बाधा नहीं आएगी। तो ज्योतिष आपके लक्ष्य को बताता है, ज्योतिष आपके रास्ते को बताता है, ज्योतिष आपकी यात्रा को सुगम करता है। क्योंकि अगर आप अपने विपरीत कारकत्व की तरफ प्रयास करेंगे, संघर्ष ज्यादा होगा, उपलब्धि और प्राप्ति कम होगी। तो आप सवाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, अपने शुभचिंतकों में इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और भविष्य में इस तरह की तमाम जानकारियां हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। अब तक हमसे जुड़ने के लिए आपका, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय वैदिक।